नमस्कार। आप हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बूढ़े सास ससुर। सम्मान के हकदार माँ बाप का दिल जीत लो। कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारी विवाह की 40वीं सालगिरह है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मैरिज एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए, कैसे मनाना है ये दिन? दयाशंकर जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी शर्मिला की नैनों की गहराइयों में कहा। अजी मनाना क्या है? अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा क्यों नहीं? आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपनी बुढ़ापा पेंशन कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। दयाशंकर जी ने कहा तो शर्मिला जी बोली, कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसे महनूस शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या? जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। शर्मिला जी मुंह फुलाकर अपने घुटनों मोड़कर बेड पर बैठ गई। तभी दयाशंकर जी अपने उसी पुराने अंदाज में शर्मिला जी को थोड़ा प्यार से चीरती हुई गुनगुनाने लगे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। शर्मिला जी उसी समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, चलिए आज के खास मौके पर मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। शर्मिला जी तुरंत रसोई घर में गई और एक प्लेट में अच्छे से खीर को सजाकर अपने पति के लिए लेकर आई और कहने लगी कि अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर हम सब सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने बरस हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ बना रहे, और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँ। शर्मिला जी और दयाशंकर जी खीर खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू सारिका घर पहुंच गई और यह सारा दृश्य देखने लगी और अपनी सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। गुस्से में पैर पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर क्या गई और मनमर्जी शुरू हो गई आप लोगों की? और ये क्या खीर बनाई है? मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाज़त के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में भी जीभ का चिटोरापन कम नहीं हुआ आप लोगों का? थोड़ी देर के लिए बच्चों के स्कूल क्या गई? आप दोनों ने तो मौज बना दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या तुम लोगों को? पैर कब्र में लटके हुए हैं आप दोनों के, और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। यह सुनने के बाद दयाशंकर जी ने से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू शायद तुम भूल रही हो कि ये घर तुमसे पहले हमारा है और इस घर में अपनी मनमर्जी से रह सकते हैं और जो जी चाहे वो पका कर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी सारिका ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि ये आपका घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमसे ठेका नहीं हमने ले रखा है आपका, आप दोनों का, या फिर कुछ अलग से तो नहीं देते हैं ना आप हमें? आप लोगों ने हमें जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास भी है। तभी दयाशंकर जी सहमी हुई आवाज़ में बोले, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस बात पर सारिका जोर से चिल्लाई।
मुझसे पूछे बिना कैसे बनाई? आपने ये चीज़ आपको ये मालूम नहीं है क्या? दूध कितना महँगा है और फिर पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अगर खीर बनानी ही थी तो मेरे लौटने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? थोड़ा-सा भी समय नहीं था और फिर मुझे दही भी तो जमानी है, बच्चे भी लौट कर दूध माँगेंगे। अब कहाँ से लाएँगे दूध? सारा दूध तो तुम लोग गटक गए, हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर शर्मिला जी बोली, बहू, मैंने ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध की खीर बनाई है। बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सारिका बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तुम दोनों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर शर्मिला जी की बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं। कौन सा तुम कमा रहे हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही सारिका का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसी समय सारिका की माँ शांति देवी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली, इसलिए वो वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई और वहीं खड़े-खड़े सारा नज़ारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि सारिका ने झपटकर अपने सास-ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपका बेटा वो पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है और पति की हर चीज़ पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ-बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम भी करना होगा। अपनी मनमर्जी चलाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ऐसा कहते हुए सारिका गुस्से में चमकते हुए अपने कमरे में चली गई। शर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखें भर आई और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। और शर्मिला जी और दयाशंकर जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा दीन। उसके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। बड़ा बेटा तो बन गया डॉक्टर और छोटा बेटा दिनेश आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर डॉक्टरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा दिनेश आर्मी में ऑफिसर था तो वह अपनी ड्यूटी पर रहता था। शर्मिला जी और दयाशंकर जी अपनी छोटी बहू सारिका के पास रहते थे। दिनेश अपने माता-पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जबकि उस उनके बड़े बेटे रवि को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। वो केवल अपनी गृहस्थी में ही रम गया था और दिनेश में विदेश में रहता था। सारिका को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े-बुढ़िया की देखभाल अकेले ही क्यों करे, इसलिए वह अपने सास-ससुर को तंग करती रहती थी। दयाशंकर जी की आँखों से आज आँसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ चुके थे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलने लगे थे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी इतनी बात सोच कर ही रह जाते थे। तभी सारिका अपने कमरे से निकल कर आती है और चिल्लाने लगती है। अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता है कि फर्श पर गंदगी पड़ी है तो कम से कम साफ ही कर दें। चलिए सासू माँ, उठिए और फर्श पर पड़ी हुई सारी खीर को समेटिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले। इतनी उम्र हो गई है और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को रोमांस ही सूझ रहा है। सारिका की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग दंपति डर गए और बेचारी शर्मिला चीनी भीगी आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया और पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की ओर में खड़ी सारिका की माँ
शांति थी, यह सब देखकर अंदर तक हिल गई थी और उल्टे पैरों से अपने घर वापस आई। अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर बैठ गई और हैरानी से उनकी आंखें पथरा गई थी। दिल घबरा गया था। एक ही दिशा में वह देखी जा रही थी। तभी उसकी बहू पायल आई। उसकी सासू माँ परेशान लग रही थी। पायल, जो अपनी सासू माँ का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल रख रही थी, अपनी सासू माँ को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी? आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? क्या आप बहुत दुखी लग रही है? शांति जी और उनकी बहू पायल की बात सुनकर शांति जी का बेटा प्रतीक भी वहाँ आ गया और बोला, क्या बात हो गया है माँ, आप परेशान क्यों हैं? तभी शांति जी रोने लगी और बोली, बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम दोनों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु न जाने फिर सारिका ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ न पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारी शांति जी की आंखें भर आई। दोस्तों, माँ-बाप को अपनी बेटे पर बहुत गर्व रहता है और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उसका सिर ऊँचा रखे, उसके संस्कारों को करे। परंतु यदि उन्हीं माता-पिता को अपनी बेटी की यह हरकतें देखने को मिलती है, तो उन्हें कितना दुःख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब शांति जी पर बीत रहा था। वह अंदर से बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिलों को कचोट रहा था। उन्होंने अपने बेटे को बहू से कहा, आज जब मैं सारिका के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपनी बूढ़ी सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे थे। यह सुनकर प्रतीक म- हिल गया और बोला, तो माँ, आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं, आपको उस डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर शांति जी बोली, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक नहीं बची थी कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नज़रें कैसे मिलाती। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर शांति जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें सारिका से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर प्रतीक हैरान रह गया। तभी पायल अपनी सासू माँ का को ठोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर वो आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ता पर लाना उन माता पिता का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी शांति जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी सारिका को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसने एक अच्छा इंसान तक नहीं बन सकी। तभी पायल ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी, वह सब छोड़ो, यह वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएंगी। आगे मैं सब संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की नाटक परी और उम्मीद भरी बातें सुनकर शांति जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुआ तो वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही सारिका हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए राखियां और मिठाइयां खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोचकर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्नता रक्षाबंधन के त्योहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नज़रें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ कहीं नज़र नहीं आई उसकी माँ। दीदी, आप आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, पायल ने कहा। फिर सारिका बोली, नहीं भाभी,
इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये बताइए कि माँ कहाँ है? सारिका की बातें सुनकर पायल ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होंगी कहीं, यहीं कहीं होंगी, मुझे क्या मालूम? मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ। मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर सारिका हैरान रह गई। तभी प्रतीक बोला, अरे सारिका तुम आ गई, कैसी हो तुम? जीजाजी कैसे हैं? वह तो ठीक हैं, अगले महीने आएंगे, लेकिन वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है माँ। माँ कहाँ है? परेशान होकर सारिका खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज़ लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ माँ कहाँ हैं आप? देखो आपकी सारिका आई है। सारिका आई है माँ, कहाँ हो आप? अपनी माँ से बहुत लगाव था सारिका को, परंतु शांति जी कुछ नहीं बोली। तभी सारिका की नज़र बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बदहवास में बाथरूम के बाहर पड़ी है। वह दौड़कर उसके पास चली गई। माँ आपको ये क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी सारिका ने अपने भाई भाभी को आवाज़ लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? सारिका रोते हुए पूछने लगी। इस पर पायल ने जवाब दिया, अरे दीदी आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरेपन करती रहती है, इसलिए पेट खराब हो गया है और कल से पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया था। इस बुढ़िया ने बार बार बिस्तर गंदा किया है, इसलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने। अब ज़्यादा परेशानी नहीं करे होगी। अपनी भाभी की बात सुनकर सारिका कहती गुस्से से पागल हो गई, लेकिन भाभी अगर मैंने अपनी पसंद का कुछ खा लिया माँ ने, तो क्या गुनाह कर लिया? क्या वो कुछ खा नहीं सकती? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती। सारिका अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उनकी भाभी पायल उन्हें बिस्तर से भी नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती है। यह कहते हुए कि यह बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। इस पर सारिका की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी आप दोनों तो ऐसे नहीं थे, आप लोगों को क्या हो गया है? फिर पायल ने कहा, दीदी आप हमारे मामलों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह अब हमारा घर है, आपका घर नहीं है। ये घर मेरा है। पति के घर पर सबसे पहले हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही करूँगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं घर की मालकिन। तभी सारिका गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में उसकी उम्र का तो लिहाज कर लो। और भाई तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वो मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितनी बुरी तरीके से पेश आ रही है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। भाभी अगर आप इस घर की मालकिन हो तो ये घर मेरी माँ की बेटी का भी है। आप यह कब कैसे भूल गई? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर शांति जी को बहुत गुस्सा आया। वह उसी समय उठकर बैठ गई और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह सब देखकर सारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुई अपने गाल पर हाथ रखकर सारिका गुस्से से खड़ी हो गई। ये सब क्या है माँ? तभी शांति जी गुस्से में बोली, तुम तो चुप ही रहो सारिका, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे हो रही हो, खड़ी हो रही हो जैसे तुमने कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है उस इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू जिस लहजे में पेश आती है, उन्हीं उन्हीं दुखी करती है, परेशान करती है। यदि वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू उसके हाथ से छीनकर फर्श पर फेंक देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। पहले तुझे यह सब बातें याद नहीं आई? ये बात सुनकर सारिका का हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब बातें कैसे मालूम है? बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास ससुर की फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओर में खड़ी हुई तब
सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं समझ गई और मुझे तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर सारिका धम से ज़मीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर शांति बोली, सारिका, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन जिस आदमी की तुम पत्नी हो उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तुम ऐश करती है उसी के जन्मदाता को डांटती है, फटकारती है, उनकी बेइज्जती करती है। क्या मैंने और तेरे पिता ने तुझे संस्कार नहीं दिए थे? जरा सोचो, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी। अगर तेरे पिता को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उस पर क्या बीतेगी? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ़ कर पाएगा? अरे वो तो साफ अपना रिश्ता तोड़ लेगा तुझसे। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा था? तुमने बताओ, तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरफ पूजती है, कितनी संस्कारी है, वो दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे दौड़ती रहती है। और मेरी बेटी, ऐसी कैसे बन गई तुम? कब हो गई कि तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही सारिका फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे साथ सास ससुर के साथ नहीं है। सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आएंगे ना, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही क्यों रखूं उन्हें। हक तो दोनों का बराबर है। इस पर सारिका की माँ शांति बोली, उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वो तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते हैं तो उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप के भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। माँ की बात सुनकर सारिका अपनी माँ को, अपनी भाई भाभी से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। जाते ही वह अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोती हुई, गिड़गिड़ाते हुए, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। सारिका की सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना चाहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोले, बतियाए। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर सारिका आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, माँ, प्यार बात करना ही नहीं, मैं आपको आज से प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई घर में चली गई और छत पर स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ जी, पिताजी, आप दोनों आज से मेरे हाथ से खीर खाइए। यह सब देखकर शर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देते हुए हैं। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जन्मदाता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।